तो हम बात कर रहे हैं देश में मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति की कितना असर है। क्या वाकई इस ध्रुवीकरण से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है अगर चुनाव में हिंदू मुस्लिम हो जाता है? लेकिन फिर क्यों सिर्फ मुस्लिम वोट लेने की होड़? इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी में एक अनार 100 बीमार। मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, सीधे इंट्रोड्यूस कर देता हूं सबको। आरपी सिंह साहब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ है, तहसीन पूनावाला कांग्रेस के समर्थक और एक पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ है, सुभी मेरे साथ हैं, तौसीफ भाई मेरे साथ है, टीएमसी के समर्थक हैं, अजमल खान साहब हैं, AIMIM के पार्टी के नेता हैं, साथ ही साथ मेरे साथ प्रोफेसर कपिल कुमार है जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक है। लेकिन सबसे पहले मैं उदय नारायण जी के पास जाऊंगा लखनऊ में। उदय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सबसे पहले क्या कहेंगे देश की मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स के बारे में, आपकी क्या राय है? वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है, निश्चित है जो बड़ी पार्टियां हैं या जो अपने आप को वोट बैंक की जो मुस्लिम हितों के लिए बात करती हैं, वो निश्चित ही सिर्फ वोट बैंक की ही बात करती हैं। क्योंकि अगर वोट बैंक की बात ना करती होती और वास्तव में मुस्लिम हितों की बात करती होती तो चुनाव के पहले सब कहाँ पार्टियां रहती हैं। जब चुनाव आता है तब वो पार्टियां वहाँ पहुँच जाती हैं। और मुस्लिम जो मतदाता है वो भी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है। अगर हम समझता होता तो क्या ये हाल होता? वाकई मैं यही बात सुबह से शुरू करता हूं। सुबह, क्या मुस्लिम मतदाता इस बात को समझता है या वो इस वोट बैंक का राजनीतिक फायदा उठाता है और सामाजिक भी? आपको क्या लगता है? जी देखिए दीपक जी, दोनों तरह के लोग हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुसलमान समाज में भी 3 तरह की कैटेगरीज हैं, एक राष्ट्रवादी है, एक अराष्ट्रीय है और एक देशद्रोही है। राष्ट्रवादियों को पता है कि क्या हो रहा है, देशद्रोहियों को पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी परसेंटेज जो है वो अराष्ट्रीय है। उनको हमेशा से ही अलगाववाद मचा के भारत से दूर रखा जाता है, एक सेपरेटिज्म बीज उनके दिमाग में डाल दिया जाता है और कभी भी भारत की बात होती है तो उनको ये बोला जाता है कि नहीं नहीं, ये तो एंटी मुस्लिम बात हो रही है। तो बहुत सारी परसेंटेज ऐसी है जिनको पता नहीं है, क्लूलेस मेजॉरिटी जिनको बोला जाता है। दूसरी बात, तहसीन पूनावाला ने एक बहुत मासूम सवाल पूछा था, उसका जवाब मैं जरूर देना चाहती हूँ कि मैं तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल के इलेक्शन की बात करने आया था, आप यहाँ पे हिंदू मुस्लिम बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बंगाल का जब विभाजन भंग जब हुआ था 1905 या 1906 में, धर्म के आधार पे हुआ था। ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल बन गया था। ईस्ट बंगाल का और देश का विभाजन हुआ तो ईस्ट बंगाल पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान चला गया था। बाद में 1971 वॉर के बाद वो बांग्लादेश बन गया। तो वेस्ट बंगाल पे इन लोगों की नजरें बहुत पहले से हैं। हम लोग ये ना भूलें कि मुस्लिम लीग की स्थापना भी ढाका में हुई थी, जो आज के टाइम में बांग्लादेश की राजधानी है। तो ये नॉर्मल इलेक्शन नहीं है। मैं ये बोलना चाहती हूँ बंगाल के लोगों से भी कि ये, और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, कि इसको सिर्फ टीएमसी बनाम भाजपा की तरह मत देखिए, इसको इस्लामिक स्टेट बनाम भारत की तरह देखिए। बंगाल इलेक्शन में बिल्कुल बात होनी चाहिए हिंदू मुस्लिम, क्योंकि जब एक मुस्लिम अपीजमेंट के बाद द्विराष्ट्रवाद की थ्योरी आती है, उसके बाद हमारे देश का विभाजन होता है। पहले भी हो चुका है और अभी भी कई स्टेट्स को ये कट्टरवादी अपनी क्लचेस में ले चुके हैं। तो हम क्यों ना करें हिंदू मुस्लिम की बात? ठीक है, सीधे यही सवाल तहसीन जवाब दीजिए। सुबह ने एक नया पर्सपेक्टिव दिया है। मैं बहुत संक्षेप में 2 चीजों की बात करूंगा, उनकी बात का जवाब सेकंड दूंगा। पहले मैं मदरसों की बात करता हूँ, उससे अपनी बात रखकर उनके सवालों का जवाब दूंगा। आपने, मैं नहीं जानता कि यहाँ पर इस पैनल में कौन मदरसों में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेकिन मेरा परिवार डेफिनेटली ये चलाता है और इसमें कंट्रीब्यूट करता है। वहाँ पे कंप्यूटर्स भी, हिस्ट्री भी सिखाया जाता है। और देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, मुंशी प्रेम जी, यहाँ तक के राजा मदरसे से पास हुए थे। हर एक मदरसे में आरएसएस की शाखाओं पे 1994 तक तिरंगा नहीं लहराया गया था और 2 लोगों को जेल में भेजा गया था क्योंकि वहां पे उन्होंने तिरंगा लहराया। यह है आरएसएस और बीजेपी की इतिहास। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। सुबह ने मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं तो भारत माता की जय और माता के सामने तो हम सर फेंकना चाहता हूँ, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी क्या ये माता के मंदिर का प्रसाद खाएंगे? इसका जवाब आप नहीं देते हो। क्यों नहीं दे खाएंगे? अगर आप हिंदुओं के ठेकेदारों तो आपको खाना चाहिए। विवेकानंदन जी तो नॉन वेज थे, आप क्यों नहीं खाओगे? अब लास्ट पॉइंट पे अपनी बात करता हूँ, जो उन्होंने बंगाल की बात की। आपको बांग्लादेश और बंगाल के बारे में जो बोलना है बोलिए, बांग्लादेश जो बोलना है बोलिए। अरे तर्क पे जवाब दीजिए। तहसीन, आप रैशनल मुस्लिम होकर ऐसी बात करते हैं, आप पढ़े लिखे मुसलमान होकर जब ऐसी बात करते हैं तो दुख होता है। कोई अनपढ़ मुसलमान अगर ये बात करे तो समझ आता है कि वो अपने नेताओं के कहने में आके बोल रहा है, लेकिन एक पढ़ा लिखा मुसलमान जब इस तरह की बात करता है तो मुझे वाकई दुख होता है कि क्या आप सब कुछ जानते हुए ऐसे नेशनल टीवी पे बोल रहे हैं। मैं अपनी बात समाप्त कर दूं।
आपको मेरे बारे में जो बोलना है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, अनपढ़ हूँ, कम से कम मेरी डिग्री एक नहीं है। कम से कम मैं दीपक चौरसिया जी के शो पर इंटरव्यू के दौरान ये नहीं कहता हूँ कि मैंने एयरफोर्स पायलट को कहा कि हवाई जहाज को ट्रेड आउट उसको डिटेक्ट नहीं करे। इस तरह की बेतुकी बातें मैं नहीं करता। नहीं दीपक चौरसिया जी को मैं इंटरव्यू देता हूँ कि मैं अगर मुझे टोका जाएगा मैं दोबारा से मुझे ठीक है तहसीम ठीक है तहसीम आपने अपनी बात कह दी, लेकिन आरपी सिंह साहब मैं आपके पास आऊंगा, फिर कपिल कुमार जी आपके पास। आरपी सिंह साहब, क्या आपको नहीं लगता हिंदू ध्रुवीकरण की राजनीति आप कर रहे हैं? क्योंकि यह आरोप आप पर खान साहब ने भी लगाया, तौसीफ खान भी लगा के चले गए जिनको जाना है। क्या आप हिंदू ध्रुवीकरण की राजनीति का फायदा नहीं उठा रहे? सिंह साहब, आप तो चाहेंगे कि मुख्य धारा में ना आए। परंतु एक टिप्पणी कर दूं, उन्होंने कहा अभी मैं उस बात पे अभी आ जाता हूं, परंतु एक बात की टिप्पणी कर दूं। अभी बहन ने कहा कि अनपढ़ मुसलमान कुछ नेताओं को फॉलो करते हैं और उनके हिसाब से अनुसार काम करते हैं, और जबकि जो पढ़े लिखे मुसलमान अपना दिमाग लगाते हैं। परंतु अफसोस है कि तहसीन पढ़ा लिखा मुसलमान है, परंतु एक अनपढ़ नेता को फॉलो करता है। ये कष्ट है इनका। इसलिए परंतु चलिए, वो उनकी अपनी चॉइस है, वो कैसे नेता को फॉलो करना चाहते हैं। परंतु जो ये बार पता नहीं कहाँ से कभी कोई 1994 की बात करते हैं। अरे सर मैंने आपको टोका नहीं एक बार भी। तहसीन, आपने बहुत कुछ बोला आपने संघ के बारे में, मैंने एक बार नहीं टोका आपको। टोका क्या आपको? मैंने आपको एक बार टोका क्या? अच्छा ये बता दीजिए, राहुल गांधी आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं? राहुल गांधी आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं क्या? राहुल गांधी आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं क्या? तहसीन, राहुल गांधी आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं? आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं राहुल गांधी क्या? फिर मैं आपको टोका क्या एक बार भी? मैंने कम से कम दीपक टोका ना आपको, इसलिए आप मुझे पढ़ाई मैंने अरे तहसीन पुनावाला, मेरे से मत मुंह खुलवाओ। सोनिया गांधी कहाँ पढ़ी थी मैं बोल दूंगा, दिक्कत आएगी। राजीव गांधी कहाँ पढ़े थे मैं बोल दूंगा, दिक्कत आएगी। तो बहुत कष्ट होगा आप लोगों को। संजय गांधी कहाँ पढ़े लिखे थे मैं बहुत कष्ट होगा। इंदिरा गांधी कहाँ पढ़ी थी मैं सब जानकारियां दे दूंगा। और ये मत सोचना कि मैं कोई टीवी डिबेट वाला राजनीतिक हूँ। मैं 1977 से एक्टिव पॉलिटिक्स में काम करता हूँ, मेरे को सब जानकारियां हैं। कृपा कर आप पढ़े लिखे हैं, अच्छी बात है, परंतु आप अनपढ़ नेता को फॉलो करते हैं, ये आपकी सुविधा है, हमें इसमें कुछ लेना नहीं। परंतु मुद्दे पे मुद्दा ये है कि आपको वोट बैंक पॉलिटिक्स की काम करनी है। आपको वोट बैंक पॉलिटिक्स का काम करना है। आपको वोट मांगकर ही चुनाव लड़ना है। आपकी सारी राजनीति का ध्रुवीकरण ही वोट बैंक की राजनीति है। इसलिए आपने ट्रिपल तलाक का विरोध किया था, इसलिए आपने ट्रिपल तलाक का विरोध किया था। इसलिए आप नहीं चाहते कि हमारी जो मुसलमान बहनें हैं वो बराबर का हक पा सके। आप नहीं चाहते कि मुसलमान बहनें बराबर का हक पा सके। तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी हैं जो चाहते हैं कि हमारी बहनें ठीक है मैं यही पे कंक्लूडिंग का मैं प्रोफेसर कपिल कुमार से होगा, लेकिन उससे पहले गयासुद्दीन सिद्दीकी गोरखपुर से। गयासुद्दीन जी जल्दी से जवाब दीजिए, क्या मुसलमानों को वोट के नाम पर बहलाया फुसलाया जाता है? आपका क्या अनुभव है? अब मुसलमान जो है आज तक कोई वोट की बैंक है ही नहीं। मुसलमानों ने तो हमेशा ही बाकी लोगों की तरह, बाकी भारतीयों की तरह वोट किया है। आप देख लिए पूरे इलेक्शन को, आप एनालाइज कीजिए बिहार के इलेक्शन को, 2019 के इलेक्शन को, आपको पता चलेगा जहां मुसलमान ज्यादा थे वहां पे कोई और पार्टी जीती है। तो ये कहना कि मुसलमान जो है वोट बैंक है ही नहीं, और ना ही वो बहलाने फुसलाने पे काम करता है। वो CSDS के 2015 के सर्वे के अनुसार से आप देखें तो 43% मतदाता मुस्लिम मतदाता ये। गयासुद्दीन का ऑडियो गया। मैं सीधे चलता हूं प्रोफेसर कपिल कुमार जी के पास। प्रोफेसर कपिल कुमार जी, अभी तक मैं नहीं समझ आता कि वंदे मातरम और भारत माता की जय से देश के मुसलमानों को आपत्ति क्यों? कुछ मुसलमानों को, कुछ कहते हैं, मेरे साथ कहते हैं, तहसीम भाई कहते हैं। दीपक जी मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मुझे बोलने नहीं दिया गया आज। मैं कुछ कहना चाहता हूं और मुझे बीच में कोई इंटरवीन ना करे। पहली बात ये सुन लीजिए कि इस्लामिक कॉलेज चेन्नई के अंदर में मैं बोल रहा था और वहां कम से कम 2000 युवा मुसलमान बैठे थे और मैंने उन युवाओं से एक सवाल किया था। मैंने कहा मैं मानता हूं कि आपकी कौम के अंदर गरीबी है, लोग कम पढ़े हैं, नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि जो आपके नेता बने फिरते हैं इनके कुनबे इतने अमीर कैसे हैं? इनके बच्चे ऑक्सफोर्ड में क्यों पढ़ते हैं जाकर के?
ये सिर्फ जिस दिन ये सवाल मुस्लिम युवक ने गिरबान में हाथ डाल के इनके पूछ लिया मुस्लिम नेताओं से, तो इनकी सारी मुस्लिम वाली जो राजनीति ये करते हैं वो खत्म हो जाएगी। दूसरी बात मैं बताऊं, बहन ने अभी एक बात कही बंगाल को लेकर के। आज बंगाल के अंदर सुहारवर्दी ने जो इस्लामिक बंगाल बनाने की बात की थी 1947 के अंदर, आज उस चीज को दोहराया जा रहा है। तहसीन पुलावाला साहब से पूछिए, कभी ये मिदनापुर गए हैं, कभी बांग्लादेश के बॉर्डर के गांवों में गए हैं, जो रोज वहां से आईएसआईएस और आईएसआई के लोग कूद के आते हैं रात को और यहां भाषण देकर के चले जाते हैं। जरा ममता से ये पूछिए कि वो ममता जो कहती थी कि बांग्लादेशियों को बाहर निकालो और पार्लियामेंट के अंदर चिल्लाई थी, वो ममता आज उन बांग्लादेशियों की क्यों समर्थक बनी हुई है? ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है? सीपीएम ने प्रोफेसर साहब मुझे यही रुकना होगा। अफसोस मेरे पास आज वक्त इतना ही है, लेकिन बंगाल चुनाव सामने, बहस हमारी होती रहेगी। तहसीन भाई आप भी आएंगे, फिर हम बहस करेंगे। लेकिन चलते चलते देश की बहस के दर्शकों की राय क्या है? क्या मुसलमानों को वोट बैंक की तरह देखा जाता रहा है? हाँ कहना है 96% लोगों का। तो फिलहाल एक ब्रेक, देश की बहस में आज इतना ही।